Hello, everybody. My name is Muskan, and today we are going to discuss an important topic of psychology, which actually made psychology famous among common people. Yes, that is psychoanalysis. Psychoanalysis is a school of psychology that basically believes that our personality, our behavior, actions, all are determined by our unconscious or childhood experiences. So let us see what we are going to discuss today. That is psychoanalysis, in which we study three levels of mind: free association, level of consciousness. And the person who established psychoanalysis was Sigmund Freud, एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइको एनालिसिस और अनकॉन्शियस माइंड जैसे कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया, जो आज तक ना तो साइकोलॉजी में जाने जाते थे और ना ही इनको स्टडी किया जाता था। तो ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज लेके आए थे साइकोलॉजी में। इन्होंने स्टडी किया था अनकॉन्शियस माइंड को, और इनके अकॉर्डिंग अनकॉन्शियस माइंड है हमारी रिप्रेस्ड मेमोरी, वो चीज़ें जो हम अपने माइंड के अंदर छिपाना चाहते हैं, जिन्हें दबाना चाहते हैं, वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, हमारे माइंड के ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक आइसबर्ग की तरह दिखाया हुआ है, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली पानी में डूबा हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है? कि हमने इसको पूरी तरीके से छुपाया हुआ है, क्योंकि इसमें हमारी वो रिप्रेस्ड मेमोरी आती है जो हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं। और अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो अनकॉन्शियस माइंड कंटेन करता है इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट आर द टेंडेंसीज दैट वी गेट फ्रॉम आवर बर्थ, दे आर इनेट, or repressed memories, unpleasant emotions, and unacceptable desires. और अनकॉन्शियस माइंड के साथ साथ साइको एनालिसिस ये भी बिलीव करता है कि हमारी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और साइको एनालिसिस का फोकस ही पास्ट पर है, जिसको वो बोलते हैं साइकिक डिटर्मिनिज्म। उनके अकॉर्डिंग कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से है। तो हमने साइको एनालिसिस के बारे में दो चीज़ें पढ़ी। फर्स्ट इज़ अनकॉन्शियस माइंड और साइकिक डिटर्मिनिज्म। और साइको एनालिसिस की पूरी थ्योरी, पूरी फिलॉसफी इन्हीं दो चीज़ों पर बनी हुई है। फ्रूड ने अपनी क्लिनिकल केस स्टडीज़ करके एक टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बनाया, जिसके तीन पार्ट्स है: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, एंड अनकॉन्शियस। तो सबसे पहले हम कॉन्शियस को स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉन्शियस? कॉन्शियस मीन्स दैट इज़ अवेलेबल इन योर मेमोरी, विच इज़ रेडिली अवेलेबल इन योर मेमोरी एक्चुअली। तो आपको पता है, जैसे आपका नाम, आपसे कभी मर्जी पूछ लो, आपको पता है ये मेरा नाम है, दैट इज़ कॉन्शियस। और प्री कॉन्शियस में आता है ऐसी मेमोरीज, ऐसी चीज़ें जो अपनी इंटेंसिटी किसी हद तक खो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपना 18th बर्थडे कहाँ मनाया था, वो आपको पता है कहीं ना कहीं, बट वो रेडिली अवेलेबल नहीं है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर जाके आपको वो याद आएगा कि हाँ, मैंने वहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और जो तीसरा पार्ट है, दैट इज़ द अनकॉन्शियस, जो हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में खुद ही नहीं पता, जो हमने दबा दबा कर उसको इतना भर लिया है कि वही मोस्टली हमारी पर्सनालिटी को गवर्न करता है। इसके अंदर जैसे लिखा भी हुआ, आपके फियर्स आते हैं, आपके अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स आती हैं। फ्रूड ने कंपेयर किया है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को एक आइसबर्ग मॉडल के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ पोर्शन पानी से ऊपर है, इसका मतलब इसके बारे में हम अवेयर हैं, दैट इज़ रेडिली अवेलेबल टू अस। एंड द सेकेंड पोर्शन इज़ द सबकॉन्शियस, जो हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बट कंप्लीट नहीं है, और जो बिल्कुल पानी के अंदर है, जो हमें ना तो जिसके बारे में हम अवेयर है, और उल्टा हमने उसको दबा और रखा है, तो वो है हमारा अनकॉन्शियस, जिसके अंदर है हमारे फियर्स, अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स और इंस्टिंक्ट्स। और इंस्टिंक्ट्स भी दो टाइप की, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। मतलब कुछ हमारी इनेट टेंडेंसीज हैं जो हमें ज़िंदा रखने में हमारी मदद करती है, जैसे कि खाना, सोना, ऐसी ऐसी चीज़ें, वो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट है, जो हमें मोटिवेट करती है कि हमें हाँ खाना है, हमें पीना है। हमें बाहर से कोई मोटिवेट नहीं करता, वो अंदर से आता है। और डेथ इंस्टिंक्ट्स वो इंस्टिंक्ट्स होती है जो हार्म से रिलेटेड है, एग्रेशन से रिलेटेड है, जो हमें गलत काम करने के लिए फोर्स करती हैं, आप समझ सकते हो, जो कि अच्छी नहीं है। तो हमारी इंस्टिंक्ट्स में लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट दोनों आते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के साथ जुड़ा हुआ है एक और टॉपिक साइको एनालिसिस का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। और इसके 3 पार्ट्स हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो हम पहले बेसिक समझते हैं। ठीक है, इड को आप समझ सकते हो, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको जो चाहिए अभी चाहिए, मतलब उसे सिर्फ प्लेजर चाहिए, खाना चाहिए जब उसका मन है। ठीक है, आप इड को ऐसे समझ सकते हो। ईगो को आप समझ सकते हो जो बिल्कुल रैशनल है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आप इसको एज अ अडल्ट समझ सकते हो। ठीक है, और सुपर ईगो वो है जो बिल्कुल मॉरल स्टैंडर्ड्स पे चलता है। इसको आप थोड़ा बड़ा इंसान, बूढ़ा इंसान ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि वो पूरे स्टैंडर्ड्स पे चलते हैं। ठीक है, मॉरल स्टैंडर्ड्स पे। तो एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया। और अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। सो लेट अस स्टडी अबाउट इट। तो इट हमारी पर्सनालिटी का वो पार्ट होता है जो हमारे अंदर बर्थ से होता है, जो काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, विच मीन्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप इसे कंपेयर करो एक छोटे बच्चे से, जिसको जो चीज़ चाहिए वो उसी टाइम चाहिए। उसे खाना है, सोना है, रोना है, कुछ मत मर्जी करना है, उसे अभी करना है। कोई रैशनैलिटी नहीं होती, कुछ सही गलत का सोचना नहीं होता, बस जो करना होता है अभी करना होता है। ठीक है, और इड हमारा प्रेजेंट होता है अनकॉन्शियस में। और हमें पता है अनकॉन्शियस में हमारी रिप्रेस्ड मेमोरीज है, हमारे कुछ डिज़ायर्स हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो इड के फॉर्म में हमें दिखती हैं। और सुपर ईगो उसके अपोजिट में एक ऐसा पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का जो लेटर ऑन हमारी लाइफ में डेवलप होता है, जो काम करता है मोरालिटी प्रिंसिपल पर। मतलब उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। वो काम करता है सोसाइटी के मोरल्स पे, उसकी वैल्यूज़ पर। और सुपर ईगो के 2 पार्ट्स हैं, वन इज़ कॉन्शियस एंड सेकेंड वन इज़ ईगो आइडियल। कॉन्शियस वो है, मतलब जो हमें प्रमोट करता है कि हम ऐसे काम करें जो सही लगते हैं हमारे पेरेंट्स को, सोसाइटी को, टीचर्स को, पीयर ग्रुप को। ठीक है, और अगर हम वो काम नहीं कर पाते हैं, मतलब अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो हमें गिल्ट होता है। ठीक है, वो गिल्ट की फीलिंग आना हमारा सुपर ईगो हमें मतलब फील करवाता है। दूसरा है ईगो आइडियल। ईगो आइडियल से आप समझ सकते हो आइडियल बिहेवियर। अगर हम आइडियल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी करके दिखाते हैं तो हमें एक रीइंफोर्समेंट मिलती है कि हाँ, मैंने सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुछ किया। और इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाने का काम है हमारे ईगो का, जो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर। और ये जो है हमारी ग्रेटिफिकेशन को डिले करता है। मतलब ना तो ये पूरा कंप्लीटली इड की तरफ जा रहा है ना सुपर ईगो की तरफ, ये बता रहा है कि कौन सा काम कब सही रहेगा। फॉर एग्जांपल, इड को चाहिए था कि मुझे अभी चॉकलेट खानी है, क्लासरूम में ही मान लो वो बोल रहा है। सुपर ईगो बोलेगा नहीं, हमें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे दांत खराब होते हैं, ऐसा कुछ। पर ईगो बोलेगा कि अभी नहीं, क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाद, स्कूल के बाद हम चॉकलेट खा लेंगे। तो उसने एक ऑल्टरनेट एस्टैब्लिश कर दिया कि मिड पाथ मिल गया कि अब नहीं, और मतलब क्लासरूम में भी नहीं खाएंगे पर खा लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। और ये भी लेटर ऑन हमारी मतलब जन्म से हमें ये नहीं मिलता है, लेटर ऑन हम इसे डेवलप करते हैं। और ईगो प्रेजेंट होता है हमारे कॉन्शियस में भी, सबकॉन्शियस में भी और अनकॉन्शियस में भी। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको ईगो, सुपर ईगो, इड, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस सब दिख रहा है जो अब तक हमने पढ़ा है। तो मैं जो बोल रही हूँ कि ईड आपका कंप्लीटली अनकॉन्शियस में, ईगो आपका कॉन्शियस में भी है, सब कॉन्शियस में भी, मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि आपके जो पर्सनालिटी के पार्ट्स हैं वो आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस से कैसे रिलेटेड है, वो इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। देखिए, आपका जो ईड है वो कम्प्लीटली आपके अनकॉन्शियस में है, जिसके अंदर आपकी रिप्रेस मेमोरीज, अनएक्सेप्टेबल नीड्स एंड डिज़ायर्स हैं। और जो आपका ईगो है वो कॉन्शियस में भी है। इसका मतलब ईगो में जब आप डिसीजन लेते हो तो वो कॉन्शियस होता है कि हाँ, अब ये करना है, ये नहीं करना है। वो प्री कॉन्शियस में भी होता है और अनकॉन्शियस में भी होता है। इधर सुपर ईगो को देखिए, वो भी जो है आपका कॉन्शियस में भी है, प्री कॉन्शियस में भी है और अनकॉन्शियस में भी है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि कौन कौन सा पार्ट जो है पर्सनालिटी का वो किस किस अवेयरनेस में आता है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा अगर एक आध चीज़ आपको नहीं समझ आई है। तो क्वेश्चन इज,
Freud's psychoanalytic theory of personality focuses on all the following except, मतलब आपको ऑड वन आउट चूज करना है जो फ्रूड की थ्योरी नहीं स्टडी करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मेथड्स यूज टू कॉप विद सेक्सुअल एंड एग्रेसिव अर्जेस, बी द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, डी अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और इसका आंसर है बी, द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। साइको एनालिसिस इस चीज़ को स्टडी नहीं करता है। और तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम साइको एनालिसिस को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन बोलता है मेथड यूज टू कॉप विद सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्जेस। तो सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्जेस आती हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में, वो अर्जेस जिनको हमने दबा रखा है, ठीक है, वो आपके अनकॉन्शियस में आती हैं और ये जो हमारी पर्सनालिटी का एड है, ठीक है। और बी द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। साइको एनालिसिस इस चीज़ की स्टडी नहीं करता है, वो ग्रोथ ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में तो बात ही नहीं करता। वो स्कूल से ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ये स्कूल जो है पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, बट साइको एनालिसिस एज सच नहीं। तीसरा है द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। तो ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो साइको एनालिसिस की थ्योरी है वो फोकस करती है साइकिक डिटर्मिनिज्म पर, कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो डिटरमाइन होता है कि आपके चाइल्डहुड में क्या हुआ, आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे थे, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, कि आपके अनकॉन्शियस में कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो साइको एनालिटिक थ्योरी इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी करती है एक्सेप्ट पर्सनल ग्रोथ के बारे में। Now let us study about psychoanalytical therapy, which talks about to gain insight into the unconscious. जैसा कि हमने पढ़ा, हमें इतना पता चल गया है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी अनएक्सेप्टेड डिज़ायर्स हैं, फियर्स हैं, वो सब अनकॉन्शियस में या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं रूटेड है। तो इसका सोल्यूशन भी तो ऐसे ही निकल सकता है कि अगर हम उन सारी चीज़ों को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में ले आए। तो ये थेरेपी डेवलप की थी फ्रूड ने, जिसमें उन्होंने 2 मेथड्स दिए थे जिससे आप अपनी जो भी आपकी दबी हुई चीज़ें हैं उनको अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेके आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्रीम एनालिसिस और द सेकंड वन इज़ फ्री एसोसिएशन। ड्रीम एनालिसिस में क्या होता है कि आपको अपने सपनों को समझना होता है। इसके 2 कंटेंट होते हैं, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट। मैनिफेस्ट वो होता है जो आपने सपना देखा, सपने में हम मोस्टली भाग रहे होते हैं या फिर मान लो आपका एग्ज़ाम छूट गया, तो वो उसका एक मैनिफेस्ट है जो हमें दिख रहा है, बट उसका मीनिंग कुछ और है। जो उसका लेटेंट पार्ट होता है कि वो अगर हम मान लो सपने में भाग रहे हैं तो उसका मैनिफेस्ट तो होगा कि हम भाग रहे हैं, बट उसका लेटेंट मीनिंग ये होगा कि आप किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हो, आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो। तो ड्रीम एनालिसिस के थ्रू हमें पता चल सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे अनकॉन्शियस में है जिससे हम भाग रहे हैं और उसको हम कैसे अनकॉन्शियस में लेके आ सकते हैं। दूसरी टेक्निक है फ्री एसोसिएशन और पूरी की पूरी थेरेपी इसी टेक्निक पे बनी हुई है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो फ्रूड है वो मान लो एक काउच पे फ्रूड बैठे हुए हैं और काउच पे जो है उनका पेशेंट लेटा हुआ है। इसमें होता क्या है कि आपका जो क्लाइंट है, पेशेंट नहीं, क्लाइंट जो है आपके पास आता है और आके वो काउच पे लेट जाता है और उसको जो भी बोलना होता है वो सिर्फ बोलता है, या तो जो उसके जो भी उसको याद आ रहा है उस टाइम पे वो बोलता है, ठीक है। ऐसे 1 सेशन होगा, 2 सेशन होंगे, 3-4 सेशन होंगे, तो वो ना मतलब जो उसके अनकॉन्शियस में वो बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जैसे कि रेजिस्टेंस। जैसे कि जब भी हमारे अनकॉन्शियस में कुछ होता है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तभी तो अनएक्सेप्टेबल है, तो हम रेजिस्ट करेंगे कि हम किसी और को ना बताएं, उसको दबा ही रहने दें। तो रेजिस्टेंस हम करते हैं। रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, कभी कभी क्लाइंट छुट्टी ले लेगा, वो आएगा नहीं, या फिर वो कुछ अलग ऐसे बिहेवियर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस होता है क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें जो होती है वो ट्रांसफ़र और काउंटर ट्रांसफ़र की होती है। मतलब ट्रांसफरेंस तो फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो हो सकता है, बट काउंटर ट्रांसफ़र प्रॉब्लम है, तब समझते हैं क्या होता है। ट्रांसफरेंस होता है कि जब जो क्लाइंट है वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, जो सब कुछ है वो
जो हमारा जो थेरेपिस्ट होता है उस पर मतलब प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि मान लो किसी क्लाइंट के साथ जो है चाइल्डहुड में उसके फादर की वजह से कुछ ट्रॉमा हुआ है, तो वो उसे क्या कर सकता है, जो हमारा थेरेपिस्ट है उसको अपना फादर समझने लग सकता है, वो उसको कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स जो है उसकी तरफ प्रोजेक्ट कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेंस। और जो काउंटर ट्रांसफ़र है वो इसका उल्टा है, जब थेरेपिस्ट अपनी फीलिंग्स उसकी तरफ प्रोजेक्ट करता है। ये पहले तो क्लाइंट ने कर दी, अब थेरेपिस्ट अपनी फीलिंग्स उस पर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम काउंटर ट्रांसफ़र। देखो ट्रांसफ़र एक एक्सेप्टेबल चीज़ है कि एक क्लाइंट थेरेपिस्ट पर फीलिंग्स कब प्रोजेक्ट करेगा, जब उसे उस पर ट्रस्ट हो जाएगा, अच्छा रैपोर्ट बना होगा, वो ठीक है, क्योंकि इससे वो क्लाइंट जो है अपनी सारी बातें जो भी उसके अनकॉन्शियस में है वो फ्रीली बता सकता है। पर एज अपोजिट टू काउंटर ट्रांसफ़र ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो थेरेपिस्ट है वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन नहीं कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर रहा है जो सही नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइको एनालिटिकल थेरेपी की एक बार और बात। देखो इसमें होता क्या है, जब वो क्लाइंट बार बार बोलता है तो उसका कैथारसिस होता है, उसके जो इमोशंस जो उसने दबा रखे तो वो एकदम से बाहर आते हैं। ठीक है। ये माना जाता है दैट क्लाइंट इज सपोज टू री एक्सपीरियंस द ट्रोमेटिक सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द थेरेपिस्ट, और वो एक बार सब कुछ बता देता है जो भी उसके अनकॉन्शियस में होता है, और जिससे उसको एक इंसाइट मिल जाती है, अनकॉन्शियस चीज़ उसके कॉन्शियस में आ जाती है और उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। देखिए ये थेरेपी कितनी रेलेवेंट है आज और कितनी नहीं, बट फ्रूड के टाइम पर ये एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन लेके आया था। इसकी जिससे शायद काफ़ी वुमेंस की जिनको हिस्ट्री या ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन निकल आया था। ठीक है, तो हमारा काम था इसको समझना, एंड आई होप आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, एंड थैंक यू सो मच।